नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य उमाशंकर जोशी आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर। मित्रों, संस्कृत व्याकरण की श्रृंखला के अंतर्गत हम लोगों ने पिछले वीडियो के अंतर्गत उच्चारण स्थान के बारे में चर्चा की और हम लोगों ने सीखा कि कौन से वर्ण का कौन सा उच्चारण स्थान है। मित्रों, अब विषय को हम आगे बढ़ाते हैं और भाषा को समझने के लिए कुछ पारिभाषिक शब्दों का हम लोग अध्ययन करते हैं। तो आज का जो हमारा विषय रहेगा वो रहेगा पारिभाषिकाः शब्दाः, यानी कि संस्कृत व्याकरण में कुछ ऐसे शब्द आएंगे जिनके अर्थ आपको ज्ञात होने चाहिए, उससे विषय को समझने में बड़ी ही आसानी होती है। मित्रों, सबसे पहले जो पारिभाषिका शब्द है उसके अंतर्गत हमको समझना है कि उपदेश, कि आपको कई बार ये पूछा जाएगा, कई बार ये बताया जाएगा कि उपदेश शब्द का प्रयोग किया जाएगा, तो आपको आना चाहिए कि आखिर ये उपदेश है क्या। तो मित्रों, जो उपदेश की तो व्याकरणात्मक यानी कि उसकी उत्पत्ति की बात करें, हम लोग व्युत्पत्ति की बात करें, तो आखिर ये उपदेश शब्द बनता किस तरीके से है। तो मित्रों देखिए, उपसर्ग है और उपसर्ग पूर्वक दिस धातु है उच्चारण अर्थ में। कौन से अर्थ में मित्रों? उच्चारण अर्थ में। और इस दिस धातु के साथ एक प्रत्यय जुड़ा हुआ है और प्रत्यय का क्या नाम है मित्रों? घे प्रत्यय। एक बार यहां देखें, उप क्या है मित्रों? उपसर्ग है। दिस क्या है मित्रों? धातु है। और घे क्या है मित्रों? प्रत्यय है। तो हम ये कह सकते हैं कि उपसर्ग पूर्वक दिस धातु में घे प्रत्यय करने पर कौन से शब्द का निर्माण होता है? उपदेश शब्द का निर्माण होता है। मित्रों, आपको यह भी पता होना चाहिए कि ये जो दिस धातु है, ये दिस धातु कौन से अर्थ में है? उच्चारण अर्थ में। कौन से अर्थ में? उच्चारण अर्थ में। तो अब यदि हम उप प्लस दिस प्लस घे, मित्रों ये जो घे प्रत्यय है ये कौन से अर्थ में होता है? भाव अर्थ में होता है। कौन से अर्थ में? भाव अर्थ में। तो हम कहेंगे कि जब भाव अर्थ में घे प्रत्यय करते हैं तो मित्रों व्याकरणात्मक प्रक्रिया है, उसके अंतर्गत इसका शेष क्या बचता है? ए। और धातु में जो स्वर है ई, इसको होता है गुण, शब्द बनता है देश, और उप यहाँ पूर्व में जुड़ा होता है, मिलकर के लिखते हैं तो मित्रों शब्द बनता है उपदेशः। और आपको ये पता है कि ये जो भाव अर्थ में जो घे प्रत्यय है, इससे बनने वाले जितने भी शब्द हैं वो हमेशा कौन से लिंग में होते हैं मित्रों? पुल्लिंग में होते हैं। तो उपदेश शब्द का लिंग कौन सा हो गया? पुल्लिंग लिंग हो गया। उपदेश में प्रत्यय कौन सा हो गया? घे प्रत्यय हो गया। उपदेश में धातु कौन सी है? दिस धातु है। उपदेश में उपसर्ग कौन सा है? उपसर्ग है। इस प्रकार उपदेश शब्द की ये क्या हो गई मित्रों? उत्पत्ति हो गई। अब इस उपदेश शब्द का अर्थ क्या हुआ? तो दिस धातु उच्चारण अर्थ में होती है, तो हम ये कह सकते हैं कि जो आद्योच्चारण है, आद्योच्चारण अर्थात जो प्रथम उच्चारण है, इस आद्योच्चारण को ही हम क्या कहते हैं? प्रथम उच्चारण, इसलिए प्रथमोच्चारण। तो इस प्रथमोच्चारण को ही क्या कहा जाता है मित्रों? उपदेश कहा जाता है। क्या कहा जाता है मित्रों? उपदेश। तो आप पढ़ेंगे कि आखिर ये उपदेश क्या है। तो मित्रों जितने भी हमारे ऋषि मुनि हुए हैं या जो भी हमारे वैयाकरण हुए हैं, उन्होंने जो भी पहला शब्द बोला है, प्रथम जो उच्चारण किया है, प्रथम जो वर्ण उच्चारण किया है, वही उनका क्या कहलाता है? उपदेश कहलाता है। तो ये परिभाषा किसकी हो गई है? उपदेश की हो गई है। आप नोट कर लें इसको। आइए मित्रों, अब हम दूसरे पारिभाषिक शब्द की चर्चा करते हैं। दूसरा जो पारिभाषिक शब्द है हमारे पास में, वो आपको कई बार पढ़ने को मिलेगा, चाहे आप संधि पढ़ें, चाहे आप समास पढ़ें, चाहे आप प्रत्यय पढ़ें, उपसर्ग पढ़ें, या कोई भी व्याकरण वाला विषय पढ़ें, तो आपको विशेषकर संधि और प्रत्ययों के अंतर्गत देखने को क्या मिलता है? आगम। बहुत सिंपल सी बात है मित्रों कि आगम होता क्या है। आगम आप लोग जानते हैं, आगमनम इति आगमः।
यानी कि आगमन ही क्या कहलाता है? आगम कहलाता है। आगमन ही क्या कहलाता है? आगम कहलाता है। अब ये जो आगम है, तो यहां मित्रों आगम किसका होगा? तो इसे हम पहले एक उदाहरण से समझते हैं। हमारे पास में एक शब्द है संस्कृत। मित्रों ये संस्कृत शब्द बनता किससे है? तो देखें यहां हमारे पास में सम है, उपसर्ग, और इस सम उपसर्ग में क्री क्या है? धातु है। और मित्रों इसमें प्रत्यय कौन सा है? इक्त प्रत्यय है, यानी कि प्रत्यय इक्त। अब यहां पर हमने देखा कि इक्त प्रत्यय का शेष क्या बचता है? तय। क्री धातु इसमें जुड़ेगी तो क्री प्लस त शब्द क्या बन जाएगा? आपका कृत। पुल्लिंग अर्थ में विसर्ग लगाएंगे। यहां सम उपसर्ग है। अब मित्रों सम उपसर्ग और कृत शब्द बन गया है। इन दोनों के बीच में हम आगम करेंगे सुट का, और सुट का शेष क्या बचता है मित्रों? स। और शब्द हमारा बनने वाला है संस्कृतः। तो हमने यहां इस उदाहरण से हमने क्या सीखा कि ये जो सम उपसर्ग और कृत जो शब्द है, इनके बीच में किसका आगम हो गया है? सुट का आगम, यानी कि स शेष बच गया है। तो जब ये स शेष बचा तो यहां पर इस वर्ण का क्या हो गया? आगम हो गया है, यानी कि आ गया है। इस प्रक्रिया को ही हम किसके नाम से जानते हैं? आगम के नाम से जानते हैं। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो वर्ण की उपस्थिति है, इस वर्ण की उपस्थिति को ही हम किसके नाम से जानते हैं? आगम के नाम से जानते हैं। वर्णोपस्थिति ही आगम। तो परीक्षा में आपसे पूछा जा सकता है कि आगम कथ्यते, तो आगम किसे कहा जाता है? तो वर्ण उपस्थिति को ही क्या कहा जाता है? आगम कहा जाता है। या आपसे प्रश्न ये पूछा जाए कि वर्णोपस्थिति ही भवति, तो आप क्या कहेंगे कि वर्ण की उपस्थिति क्या होती है? आगम होती है। तो वर्णोपस्थिति ही आगम है। आपको समझ में आ गया। आगम उसी तरीके से जैसे कक्षा में विद्यार्थी जब आता है तो वो अपनी प्रेजेंट बोलता है, यस सर मैं आ गया हूँ, मैं उपस्थित हूँ, उपस्थित अस्मि, यस सर, प्रेजेंट सर, जो भी वो बोलना चाहता है वो बोलता है। तो इससे ये लगाया जाता है कि वो विद्यार्थी इस कक्षा में उपस्थित है। तो वैसे ही वर्ण की उपस्थिति क्या है? आगम है। समझ में आ गया होगा। आप इसे भी अपनी नोटबुक में लिख लें। है आदेश। तो मित्रों आदेश किसे कहते हैं? आदेश कैसे कार्य करता है? इस प्रक्रिया को हम लोग समझते हैं। तो मित्रों जब भी कोई संधि कार्य आप लोगों ने किया होगा या कोई प्रत्यय प्रकरण आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो वहां पर किसी न किसी वर्ण के स्थान पे कोई ना कोई क्या हुआ है? परिवर्तन हुआ है। जैसे मान लीजिए हम लोग एक एग्जाम्पल लेकर के समझने का प्रयास करते हैं कि ई के स्थान पर आप परिवर्तन क्या कर देते हैं? ये कौन सी संधि में? यण संधि में। तो इस ई के स्थान पर आपने परिवर्तन क्या कर दिया? ये। तो किसके स्थान पर किया? ई के स्थान पर। तो मित्रों ई तो कौन सा वर्ण है? स्थानीय, यानी कि इसके स्थान पे परिवर्तन हुआ है। और यह कौन सा वर्ण हो गया है? आदेश, कि ई के स्थान पर यह हो गया। यानी कि ये जो आदेश है ये स्थानीय का क्या होता है? उपघाती होता है। क्या होता है मित्रों? उपघाती। तो ई के स्थान पर यह आदेश, यानी कि ई ने अपना स्थान छोड़ दिया और इस ई के स्थान पर क्या हो गया? यह आ गया। यानी कि वर्ण का क्या हो गया? परिवर्तन हो गया, रूपांतर हो गया। तो हम कह सकते हैं कि ये जो आदेश है, इस आदेश को हम कहेंगे रूपांतरापत्ति आदेश। रूपांतरापत्ति आदेश, यानी कि स्थानीय का उपघाती जो आदेश है वो इस स्थानीय के रूप को क्या करता है? परिवर्तित कर देता है, उसके स्थान पर आ जाता है।
तो रूपांतरापत्ति आदेश क्या है? आदेश की परिभाषा है। क्लियर है मित्रों? जैसे हम लोग एक एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। हम लोगों ने एक उदाहरण लिया। उदाहरण हमने लिया यदि धन अपि। मित्रों यदि धन अपि जो हमने उदाहरण लिया, यहां पर हम लोग देखते हैं कि यदि में अंतिम वर्ण कौन सा है? ई, और अपि का प्रथम वर्ण कौन सा है? ए। तो इस ई के स्थान पर परिवर्तन क्या हो जाता है? ये इको यणचि नामक सूत्र से। तो यहां पर ये जो परिवर्तन हुआ है किसके स्थान पर हुआ? स्थानीय के स्थान पर। तो हम कह सकते हैं कि ये जो आदेश होता है ये स्थानीय का उपघाती होता है। अब इसको मिला के लिखते हैं तो शब्द हमारा क्या बन जाता है? यद्यपि। यानी कि यहां पर क्या कार्य हुआ? आदेश कार्य हुआ। क्लियर है मित्रों? अब हमने क्या देखा यहां पर? अभी हमने एक विषय पढ़ा आगम और अभी हमने एक विषय पढ़ा आदेश। दोनों में अंतर समझिए मित्रों। ये जो आगम है ये मित्र की तरह कार्य करता है, तो इसका व्यवहार कैसा हो गया? मित्रवत, क्योंकि किसी भी वर्ण को इसने परेशान नहीं किया, किसी भी वर्ण को नहीं हटाया गया। कोई भी आगम आया, खुद भी आया और जो पहले से विराजमान वर्ण थे वो वहां पर उपस्थित रहे। लेकिन आदेश का जो व्यवहार है वो मित्रों बदल गया। यानी कि इसने किसकी तरह कार्य करना शुरू किया? शत्रु की तरह। तो परीक्षाओं में ये वाला प्रश्न भी पूछा जाता है कि आगमस्य व्यवहारः भवति या आदेशस्य व्यवहारः भवति। तो आगम का व्यवहार तो किसकी तरह होता है? मित्र की तरह। और आदेश का व्यवहार किसकी तरह होता है मित्रों? शत्रु की तरह। तो ये दो विषय हमारे क्लियर हुए, एक आगम और एक आदेश। आप इसे अपनी नोटबुक में लिख लीजिए।